हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कवर कर लिया था कि किस किस तरीके से हमारी क्वांटम मैकेनिक्स हमें हेल्प देती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकल बताने के लिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है और वो किस तरीके से 3 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है। हम परफेक्टली ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, एनर्जी लेवल को क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। ये सब हमें बताया क्वांटम मैकेनिक्स ने। और अब क्वांटम मैकेनिक्स से ही हमें क्वांटम नंबर्स मिले, जिन क्वांटम नंबर्स का यूज़ करके हम इजीली बता सकते हैं कि किस शेल, किस सब शेल और किस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट मीन्स किस ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है विद व्हाट स्पिन। तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे शो करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल एल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट शो द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि किस ओरिएंटेशन में, किस एक्सिस के अराउंड जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहे हैं, वो बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसकी स्पिन के बारे में कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन क्वांटम नंबर्स को डिटेल में करेंगे और देखेंगे कि इनकी हेल्प से हम कैसे, जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है, कि हमारा चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस और उस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या मोशन और उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करते आ रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्वांटम नंबर्स हमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जिसको हम डिनोट करते हैं विद एन। हमने जब बोहर मॉडल भी पढ़ा तो भी हमने देखा था कि जो क्वांटम नंबर एन होता है उसका हम यूज़ पहले से करते आ रहे हैं टू डिनोट दी शेल्स। हम बात करते थे कि अगर कोई न्यूक्लियस है, उसके पास जो सर्कुलर शेप में आप जो कंसेंट्रिक सर्कल्स मान के चल रहे थे, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने क्या बोला था कि आपके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है जिसके चारों तरफ आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल्स जिनकी जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होता है बट रेडियस उसकी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी स्पीशीज़ को, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, और उसने उसको एटम बोला है। और उस एटम के अंदर जो ये डिफरेंट लेवल्स थे जो कि बढ़ते जा रहे थे, इनको हमने एन लेवल दे दिया, जिनको हमने ऑर्बिट का नाम दिया था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो ये एन वैल्यू है ये क्या बताती है, अब हमें उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एन है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये डिनोट करता है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स का क्या साइज़ है। अब आप देखेंगे कि जब हम क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्बिट्स की बात ना करके ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ऑर्बिट्स में पोजीशन फिक्स होती है, ऑर्बिटल्स में जबकि हम बात कर रहे होते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्बिट्स वर्ड ना यूज़ करके ऑर्बिटल्स वर्ड यूज़ किया गया है। आगे हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क क्या है। तो अभी आप ये समझिए कि ये जो साइज़ है आपके ऑर्बिटल्स का, कि वो n = 1 शेल में है, n = 2 शेल, जो हम पढ़ते थे अपनी जूनियर क्लासेस में, जो कि KLMN शेल थी। यहाँ ये वही शेल ही हैं, उनका नाम ही दिया गया है n = 1 से n = 2। उनको डिनोट करने के लिए जो नंबर है वो n है, स्मॉल n, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे देखते हैं कि जैसे जैसे अब आपके हमने देखा था कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो क्या होता रहता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, n = 1 से n = 2 से n = 3, मान लीजिए ये n = 3 लेवल पे अगर आप चले गए हैं तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके पास बहुत हाई एनर्जी होगी, वो अनस्टेबल होगा और क्या करेगा, कम फोर्स अट्रैक्शन फील कर पाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये यही बताना चाह रहा है कि ये जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये सिर्फ साइज नहीं बताता। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जो सर्कल होगा
और ये जो ये सर्कल आप नोटिस कर पा रहे हैं कि बड़ा सर्कल कौन सा है, n=2 लेवल का, n=1 से। पर अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे देखेंगे कि ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं ना, ये इन जनरल सर्कल्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। अगर s में है तो उसका स्फेरिकल शेप होगा, p में है तो उसका डम्बल शेप होगा, d में है तो उसका डबल डम्बल शेप होगा। ये क्लैरिफाई होगा कि इलेक्ट्रॉन हर बार इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में है, ये ज़रूरी नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास डबल डम्बल शेप में भी हो सकता है, डम्बल शेप में भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कहाँ इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए ही तो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो जो n वैल्यू है हमारी, वो हमारे पास क्या बताई, सबसे पहले तो उसने साइज़ बताया कि जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती जाएगी साइज़ ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। दूसरा जो n हमें बता रहा है वो बता रहा है एनर्जी के बारे में भी, कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी भी क्या बढ़ रही है, स्पीशीज़ की बढ़ती जा रही है। आगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं किसी गिवन शेल में, के शेल, एम शेल, एन शेल, है ना। ये पर्टिकुलर शेल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और वो हम कैसे निकालते हैं, n² से, कि किसी भी शेल में n=1, n=3 में कितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल कमरे हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर शेल में, वो हम निकालते हैं n² फॉर्मूला से। जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1, n की वैल्यू 2 है तो 4। तो इस तरीके से अप टू सोन हमारे पास ऑर्बिटल्स आते जाएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल निकालने का तरीका है n² विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज बता रहा है ना, कि कितना साइज किसी ऑर्बिटल का किसी भी शेल का हो सकता है। उसके बाद कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, क्या एनर्जी हमारे पास जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है। आगे है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप शो करते हैं L से। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि n वैल्यू एक तरीके से है कि सिटी, कि आप कौन सी सिटी में, इलेक्ट्रॉन कौन सी सिटी में है। फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताएगा कि कौन से एरिया में है। तो वो एरिया को हमें जानना है तो हम अजीमुथल क्वांटम नंबर L से पता करेंगे। और वो कौन, अब हमें ये पता चला s ऑर्बिटल में है या p में है या d में है। तो जिस भी ऑर्बिटल में है उसकी शेप अगर आपको पता करनी है, साइज आपने पता किया n से, छोटा साइज है बड़ा साइज है आपने देखा ना, n से हम बता सकते हैं। पर अगर उसकी शेप बतानी है तो आप अजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ करेंगे, जो कि डिनोट होता है स्मॉल l से। आपके पास शेल जो आप कितनी शेल है हमारे पास वो हमें n से पता चलता है। जो l है उससे हमें शेप भी पता चलती है और सब शेल भी पता चलती हैं। तो अब हमारे पास अगर शेल n है हमारे पास किसी स्पीशीज़ की, तो जो सब शेल होंगी कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकती। अगर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम के अंदर दो शेल हैं, मान लीजिए n=1 और n=2, अगर मैं इसमें सब शेल की बात करूँगी तो वो कभी भी आपके पास 2 नहीं हो सकती, एग्जैक्टली 2 नहीं होंगी, n के बराबर कभी भी नहीं होंगी। इनसे कहीं ना कहीं एक कम ही होगी, और 2 है तो एक आ जाएगी हमारे पास सब शेल। 3 अगर हमारे पास n की वैल्यू है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यानी कि कभी भी n की वैल्यू और l की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। l की वैल्यू हमेशा पॉसिबल हो सकती है 0 to n-1, या तो 0 होगी और 0 से लेके n-1 जितनी आपके पास शेल हैं उससे एक कम वैल्यू तक पॉसिबल हो सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ शेल्स। अगर मैं आपको बोलूँ n=5 है, इसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स सब शेल्स कितनी होंगी, इस शेल के लिए पॉसिबल सब शेल्स कितनी होंगी, एल की वैल्यू से हम कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर के n-1 मतलब 5 - 1 4। तो 0 से लेकर 4 तक कितनी कितनी वैल्यूज आ गई, 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5। तो 5 पॉसिबल वैल्यूज आ गई किसकी, एल की। पर हम यहाँ पे एल की वैल्यू 5 नहीं लिख सकते, जैसे n=5 में तो l=5 नहीं लिखेंगे। एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4, बट l इज नॉट इक्वल टू 5। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सबशेल का, कि सबशेल हमेशा एक कम होती है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जो कि हमें क्या बताती है, शेप बताती है, सबशेल बताती है एल की वैल्यूज।
अब देखिए शेप बताती है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एल की किस वैल्यू से हमारे पास ऑर्बिटल की कैसी शेप होगी। जैसे n इक्वल टू 1 है, तो देखिए अगर एक ही हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक ही शेल है, तो उसमें से एक कम हमेशा सब शेल होता है। तो 1 में से 1 गया तो 0, तो l की वैल्यू 0। अगर 2 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 टू n-1 होता है। 0 और n-1 1, तो 0 और 1 दो पॉसिबल हो गई। अब 3 के लिए है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। n की वैल्यू 4 है तो आपके पास l की वैल्यू क्या होगी, इससे एक कम, 3 2 1 0। अब देखिए जब भी l की वैल्यू 0 है तो आपके पास कुछ ऐसी शेप के आपके पास क्या मिलेंगे, सबशेल्स मिलेंगे ऑर्बिटल के अंदर। जब l की वैल्यू 1 है तो आपको p सबशेल मिलेगी जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। डी के अंदर क्या होते हैं, 5 होते हैं। ओरिएंटेशंस कैसी कैसी होती है आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हम इन शेप्स को आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जब भी आपके पास एल की वैल्यू 0 है तो आप शार्प शेप, स्फेरिकल शेप किसकी होगी, एस की होगी। पी फोर किस तरीके से आप पी की शेप देख पाएंगे, दैट इज एल इक्वल्स टू 1। डी मतलब डिफ्यूज, पी से प्रिंसिपल, एंड एफ से फंडामेंटल जैसी शेप। आपकी एफ के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, डी के 5, पी के 3 एंड एस के 1। अब ये मैंने कैसे इनके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स निकाल दिए, आपको ये आगे फर्दर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेगा। अभी तो मैंने इनकी शेप बता दी कि अगर L इक्वल टू 1 है तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये पॉसिबल इसके अंदर ओरिएंटेशन हो सकती है अलग अलग एक्सिस के अराउंड। अब हमें ये तो पता है कि L इक्वल टू 0 है तो आपके पास स्फेरिकल शेप आएगी, L इक्वल टू 1 है तो ऐसी डम्बल जैसी शेप आएगी, और L इक्वल टू 2 है, D है तो डबल डम्बल, दो डम्बल आपको ऐसे दिखेंगे अलग अलग एक्सिस के अराउंड। L इक्वल टू 3 है तो आपको डबल डम्बल से भी एक्स्ट्रा शेप जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं रिकॉग्नाइज करने में, इसलिए हम F की जो भी फर्दर शेप्स होते हैं उनको स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नाम पता करते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे। देखिए अब वैल्यू ऑफ L लाइज इन 0 टू n-1, कि L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से n-1। और हमने देखा कि L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। अब हमने चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, सिर्फ 0। तो देखिए इसको हम किस तरीके से इसकी नोटेशन करेंगे एसपी फॉर्म में। तो देखिए n की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए पहले, L की वैल्यू 0 को हम क्या लिखते हैं, s, तो इसके साथ लिख दीजिए s। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ये 1s, मतलब वो 1s ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 से लेके n-1, मतलब n की वैल्यू या तो 0 है, n-1 कीजिए, 2 - 1 1, या तो 0 है या 1 है, इनके बीच में और कोई वैल्यू नहीं आती। तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 0। अब हम L की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू 2 लिखिए, L की वैल्यू 1 का मतलब होता है p, तो आ गया 2p। अब देखिए L की वैल्यू 0 है तो 2s। इस तरीके से आप इनकी नोटेशन लिख सकते हैं कि इस हमारे पास जो शेल है उसके अंदर ये दो सब शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर मैं n इक्वल टू 3 की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, L की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, पर 3 नहीं है, 3 नहीं आ सकती, जस्ट इक्वल नहीं आ सकती। आप इसको क्या लिखेंगे, 3s, 3 एन को सेम रखिए, L की वैल्यू बदलने जा रही है तो P लिख देंगे, L की वैल्यू 2 है तो D लिख देंगे, 3D। तो इस तरीके से आप अलग अलग सबशेल का नेम भी कर सकते हैं। N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0 है तो 4s, N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 आ गई है तो आपको P लिखना है। हर एक में देखिए इसके जितने भी सबशेल्स होंगे सबके केस में N की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, L की वैल्यू 2 है तो D आ जाएगा, L की वैल्यू 3 है तो
F आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 4p में मैं कैसे फर्दर 4px 4py 4pz लिख रही थी, d के मैंने कैसे 5 ऑर्बिटल्स फर्दर स्प्लिट कर दिया उनकी ओरिएंटेशन के साथ, f के मैं 7 बता रही हूँ। तो ये जो फर्दर उनकी ओरिएंटेशंस हैं ये मुझे कैसे पता चल रही हैं। अब शेल में कितने सब शेल हैं वो हमें कैसे पता चला, n की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम l की आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 0 से लेके n-1 तक। और अगर अब हमें l की वैल्यू पता है तो हम ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या ओरिएंटेशन है इन ऑर्बिटल्स के मोशन की, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो डंबल में मूव कर रहा है तो डंबल में भी x में मूव कर रहा है, y में या z में, डंबल में x में मूव कर रहा है कि y में कि z में, डबल डंबल में x y में है, y z में है, z x में है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है या z स्क्वायर में है। और अगर s में है तो स्फेरिकली वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन अब हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर देगा। तो अब चलिए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उससे पहले आप एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल एंड D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। अब आपको पता चल गया होगा कि जब n=1 है तो मतलब इस शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं वो हम L के थ्रू निकालते हैं, और उनकी मैंने डिनोटेशन भी आपको बता दी है कि किस तरीके से हम इनकी नोटेशंस निकाल सकते हैं। किसी शेल में कितनी सब शेल हैं वो उससे एक कम होगी हमेशा। अब देखिए जैसे कि n=2 है तो L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एक उससे कम, मतलब 0 से लेके उससे एक कम, तो 0 से लेके इससे एक कम यानी 0 से 2, तो 0 1 2, तो काउंट कर लीजिए 3 सब शेल्स आएंगे n=3 में। ऐसे n=4 में 4 सब शेल्स आएंगे, n=5 में 5 सब शेल्स आएंगी। उन 5 सब शेल्स के नाम क्या क्या हैं वो हम निकाल सकते हैं कि नोटेशन से यूज़ करके वाई फॉर्मूला 0 to n-1। तो चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m, और उसके सबस्क्रिप्ट में आप स्मॉल l लिख देंगे। ये आपको क्या बताता है, ये आपको स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, यही हमारी x y z वाली एक्सिस, जहाँ पे z एक्सिस क्या है जो आपकी तरफ एक्सिस आ रही है, y क्या है जो इस प्लेन के ऊपर है, और ये क्या है हॉरिजेंटल में x एक्सिस है, y वर्टिकल एक्सिस, x इज हॉरिजेंटल एक्सिस, और z को हम अपनी तरफ कंसीडर करके चले हुए। ये एक्सिस जो हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में फिक्स होती हैं, पर अगर हम इनको अपनी तरफ से चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ml होता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू अब कहाँ से कहाँ लाई करती है। अब देखिए आपने देखा ये L पे डिपेंड है कहीं ना कहीं, तो इसकी वैल्यू भी L से ही डिसाइड होंगी। कैसे, -L से +L इंक्लूडिंग 0। जैसे हम n की वैल्यू का यूज़ करके l की वैल्यू निकाली थी हमने, कैसे, l क्या था 0 से लेके n-1। सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, ml की वैल्यू निकालनी है तो पहले -L से शुरू करेंगे, बीच में कहीं 0 आएगा और फिर l। ये सारी वैल्यूज़ कंटेन होती हैं हमारी ml के अंदर। तो जो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस आपके पास हो सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर सबशेल में, उसको आप निकालते हो 2l+1 से। जैसे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल थे किसी शेल में, वो हमने निकाला था n² से। किसी एक शेल में n=1 में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो हम निकालते थे n² से। अब अगर हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चला है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, अगर हमें l की वैल्यू पता है तो 2l+1 से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम -L to +L मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमारे पास L वैल्यूज़ हैं, ये जब S है, P है, D है और F है। हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि L की वैल्यू 0 होती है तो उसको S प्रोनाउंस करते हैं, P है मतलब 1, D है तो 2 और F है तो 3। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ml की। तो पहले फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्टली कितनी होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला -L से 0 से L से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन कौन सी हमारे पास ओरिएंटेशंस हैं। और टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आपको अगर पता करनी है तो आप 2l+1 फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं। तो 2l+1, L की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 × 0 + 1 1, 2 × 1 + 1 3, 2 × 2 + 1 5, 2 × 3 + 1 7। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जब n की वैल्यू 1 है तभी तो l की वैल्यू 0 आई है, n की वैल्यू 2 थी तभी तो l की वैल्यू 1 आई है, उससे एक कम।
n की वैल्यू 3 थी तभी तो l की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू 4 है तभी तो l की वैल्यू 3 है। तो हर एक लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग भी देखिए आपको क्या पता चल रहे हैं, पॉसिबल ओरिएंटेशंस पता चल रही हैं। तो जो फर्स्ट वाला केस आया हमारे पास क्या, कि l की वैल्यू जब 0 है तो एक ही हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन है, दैट इज s, स्फेरिकल फॉर्म में। जब n की वैल्यू 1 है तो आपने क्या देखा था, -1 से +1 और बीच में 0 भी, -1 0 +1, ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आ गई, जिनके नाम हमने क्या रख दिए, px py pz। क्योंकि देखिए क्या नाम था हमारे पास, l की वैल्यू 1 होने पे p, और 3 एक्सेस कौन कौन सी होती हैं, x y z। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि -1 हम px को देंगे या +1 pz को देंगे, ये अनडिफाइंड है और इन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप अपनी चॉइस से, कन्वीनियंस से जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। आगे हम इनको एज अ बॉक्सेस की फॉर्म में दिखाएंगे कि ये बॉक्स आपके पास px का है, ये बॉक्स आपके पास py का है, ये बॉक्स pz का है, और इनके नीचे इनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पुट कर देंगे और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। असल में देखा जाए तो ये जो डिब्बे हैं ये डिब्बे जैसे नहीं होते, ये डंबल जैसी शेप के होते हैं, और इन डंबल के अंदर ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब बार बार हम इन डंबल्स को दिखाने की बजाय आगे यूज़ करेंगे हम इन बॉक्सेस का, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कितने इसके पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं किसी भी ऑर्बिटल के, उसको शो करने के लिए। अब देखिए d की वैल्यू अगर 2 है तो 5 पॉसिबल जो ओरिएंटेशंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, -l टू +l, -2 से +2 तक, और इंक्लूडिंग क्या, 0, -2 -1 0 +1 +2। तो क्या होंगी, d से शुरुआत कीजिए, एक्स वाई जेड 3 होती है हमारे पास, तो सबसे पहले x और y को साथ में लिया, फिर y और z को, फिर z और x को, फिर x और y स्क्वायर लेके दो बीच में एक माइनस का साइन लगा दिया गया, और फिर डी जेड स्क्वायर लिखा गया। अभी जो डी जेड स्क्वायर है ये अपने आप में डी जेड स्क्वायर नहीं है, ये दो ऑर्बिटल्स का सम है। और किन दो ऑर्बिटल्स का सम है ये, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल्स को जब जोड़ा गया तो ये बन गया 2z स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही लोब बनती है z की, काफ़ी बड़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐड होके 2z स्क्वायर की एक बड़ी सी लोब बनती है, और जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं उनकी छोटी छोटी लोब्स आपको दिखती हैं, जो कि क्या बता रही हैं कि कोई एक रिंग जो है चारों तरफ घूमती दिखाई देती है, किसके, z के अलोंग। आप देखेंगे आगे। तो देखिए अब हमें देखना है l=3 के लिए 7 ऑर्बिटल्स आए, इनको कैसे याद करेंगे, x³ y³ z³, f के साथ लगा दीजिए, फिर तीनों की मल्टीप्लाई x y z, फिर x के साथ z² माइनस वाई स्क्वायर, z को बाहर x² माइनस वाई स्क्वायर, f के साथ y को बाहर x² माइनस जेड स्क्वायर। ऐसे आप याद कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को। जो ज़्यादा ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं वो d और p वाले ही यूज़ होंगे, आप f को नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कि अब हमने देखा कि px py pz तीन अलग अलग डायरेक्शन में हैं, डंबल शेप्स हैं मन की, तो इनका क्या नेचर है, डायरेक्शनल नेचर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो s है जो कि स्फेरिकल इन शेप है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि जो p और d है उनका क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है। अब ये इसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को नहीं शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं हमारे एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि पार्टिकल में क्या होती है, एक पार्टिकल का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो जो वेव प्रोपोगेट कर रही है उसका, जिस तरीके से एक वेव प्रोपोगेट कर रही है जो उसका क्रस्ट एंड ट्रफ होता है ना, कुछ इसी तरीके से उस क्रस्ट और ट्रफ को पॉजिटिव नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं साइंस को, उन्हीं वेव को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। आगे देखिए dxy dyz dzx और dx² माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की डायरेक्शन में था तो एक्स के अलोंग लोब बना दी गई थी, वाई के py है तो वाई के अलोंग लोब बना दी गई, जेड के है तो जेड के अलोंग लोब बना दी गई। अब आप देखिए एक्स वाई है, एक्स और वाई के बीच में एक्स की अपनी एक लोब, वाई की अपनी एक लोब, अलोंग दी एक्सिस ना जाके देखिए ये तो उन एक्सिस के अलोंग अलोंग बना रहे थे, पर यहाँ पे एक्सिस के बीचों में हमें क्या करने हैं, ये लोब्स बनाने हैं। वाई और जेड के बीच में आपने क्या किए, लोब्स बना दिए। जेड एक्स में जेड और एक्स के बीच में आपने लोब बना दिए। x² माइनस वाई स्क्वायर में आपके वाई और एक्स के अलोंग आपके पास लोब्स बने। ये क्या है, डिफरेंस है इन तीनों से।
डी जेड स्क्वायर में मैंने आपको बताया था d2z² से हमें ये मिलता था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था हमारे पास, d2z² माइनस में x² प्लस y²। ये कैसे बना था, ये दो ऑर्बिटल्स के मिक्स होने से बना था, जो कि क्या थे, dz² माइनस y² प्लस dz² माइनस x²। अब ये दोनों ऑर्बिटल तो ऐड हो गए 2z², इसी कारण इसकी काफ़ी लंबी क्या एक लोब आई, और ये माइनस कॉमन लेके x² प्लस y² के ये ऑर्बिटल्स आ गए। देखिए ये ऑर्बिटल्स आपको कुछ इस तरीके से शो होंगे, और यहाँ पे आपको एक रिंग फॉर्म होती दिखेगी, ये सर्कुलर रिंग dz² में। आगे देखिए, अब आगे कि एक ऑर्बिटल में, अब हमने ऑर्बिटल्स चेक कर लिए हैं कि s के अंदर एक ही होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, क्या क्या वैल्यू, -1 0 +1, और ये p l की वैल्यू 1 थी, तभी ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, -1 0 +1, यानी -l से +1 इंक्लूडिंग 0। s के लिए आपके पास l की वैल्यू भी क्या थी, 0, तो ml की वैल्यू भी 0। फिर l की वैल्यू 2 के लिए आपने ऑर्बिटल्स देखे, 5 ऑर्बिटल्स आपके पास थे, -2 + 1 0 -1, इस तरीके से। अब बात आती है कि स्पिन की, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड और सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में थे। तो उनको शो करने के लिए अलग, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे अप साइड ऐसे स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, और डाउन साइड मूव कर रहा है तो -1/2 स्पिन से उनको शो करते हैं। अब देखिए, मैंने ये आपको शो किया है कि 1s 2s 2p ये लिख के कि ये क्या शो कर रहे हैं। देखिए N1s शो कर रहा है कि हमारे पास फर्स्ट शेल है, बट L की वैल्यू 0 है, S है, मतलब ये सब शेल हमारे पास कौन सी है, L = 0 वाली S वाली सब शेल है। मतलब S जो है वो कैसे होता है, सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, क्योंकि स्फेरिकल इन शेप होता है, उसको अच्छे से ढके रखता है न्यूक्लियस को, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस से जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। फिर 2s है तो ये भी एस वाला ही स्फेरिकल, पर इसका साइज बढ़ गया, देखिए n = 2। फिर आया 2p, अब जो 2p होगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से शेप में होगा, और यहाँ कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हो सकता है px में हो, इसमें भी px भी होगा, py भी होगा, pz भी हो सकता है, किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही 3s 3p 3d, n की वैल्यू सेम है पर हमने spd को शो कर दिया। अब आप देखिए, जैसे मैंने 3D लिखा, क्या मैं 2D लिख सकती थी, क्या 2D पॉसिबल है, तो नहीं, 2D पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है, इसमें n की वैल्यू भी 2 है और d के लिए l की वैल्यू भी 2 है, और मैंने आपको बताया कि n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। l की वैल्यू हमेशा n से कम ही होगी, n-1 होगी, तो इसीलिए 2D पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 3f भी पॉसिबल नहीं है, इसका रीज़न यही है, n की वैल्यू 3 है और f की वैल्यू भी 3 है, यानी l की वैल्यू f के लिए क्या होती है, 3 होती है, तो n और l वैल्यू सेम नहीं हो सकती, इसीलिए 3f भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो 3s 3p 3d में n की वैल्यू 3, l = 0, n की वैल्यू 3, l = 1, और l = में -1 0 +1 इनके ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन मैंने आपको फिल करके दिखाए हैं। ये जो मैंने एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, ये शो करता है कि एक ऑर्बिटल में आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 2p में, p में तो वैसे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, पर अगर आप एक ऑर्बिटल की बात करो, इस ऑर्बिटल की बात करो, तो एक ऑर्बिटल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपको पता चल रहा है ये कि एक इलेक्ट्रॉन की अगर अप स्पिन है तो एक की डाउन होगी, एक की अप है तो एक डाउन होगी, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। यही हमारे पास क्या है, एक तरीके से एडवांटेज है किसकी, स्पिन क्वांटम नंबर की। अब एक क्वेश्चन देखिए, what is the total number of orbitals associated with principal quantum number n = 3। अब हमें ऑर्बिटल्स निकालने हैं, दैट मीन्स क्या निकालना है, ml की वैल्यू निकालनी है। अगर वो शेल पूछता n = 3 है, तो शेल्स पूछ रहा होता तो हम n = 3 में शेल बता सकते थे। अब वो पूछ रहा है हमें
कि n इक्वल टू 3 में सब शेल पूछता तो हम L वैल्यू निकाल देते। अगर अब वो ऑर्बिटल पूछ रहा है, ऑर्बिटल्स कैसे निकलते हैं हमने भी देखा, P में 1 होते हैं, S में 1 होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। तो वो ऑर्बिटल्स हमें निकालने हैं n इक्वल टू 3 में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमने n स्क्वायर से निकाले थे। तो 3 का स्क्वायर हमने क्या हो सकता है 9। अब ये 9 आए कैसे, अब हमें उन ऑर्बिटल्स का नाम जानना है, वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं हमें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या होंगी 0 to n माइनस 1, मतलब 0 1 और 2। एस पी डी इनका नेम आ गया, मतलब कौन कौन सी होंगी, n की वैल्यू 3 है तो 3s 3p 3d, ये आपके पास क्या होंगे सबशेल्स होंगे। इन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल्स हैं, हमें ऑर्बिटल्स का ही तो पता करना है। तो आपको पता है 3s में तो एक ही ऑर्बिटल आएगा, कैसे, क्योंकि ml की वैल्यू क्या होती है -L2 + L, l की वैल्यू क्या है 0, तो -0 से +0 क्या एक ही आएगा। p में क्या होता है l की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ml की वैल्यू क्या आएगी -1 0 +1, यानी 3 ऑर्बिटल ये और एक ये 4। अब d में हमें पता है कितने होते हैं 5 होते हैं, कैसे पता चला माइनस, यानी l की वैल्यू d की 2 थी ना, तो -2 से +2 तक काउंट कर लीजिए कितने हुए -2 -1 0 +1 और +2, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स ये आ गए, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हमारे हो गए किसमें 3s, मतलब n इक्वल टू 3 में। आप डायरेक्ट n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, और अगर उनके नाम पूछे कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, क्या उनकी ओरिएंटेशन है, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से कि आप सबसे पहले n से l वैल्यूज़ निकालिए, पॉसिबल l वैल्यूज़ के नाम रख दीजिए, और उनके अंदर फर्दर कितने -L2 + L करके ml वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आप। देखिए अब मैंने यही की लिखा हुआ है कि आप n इक्वल टू 3 में लीजिए, सबसे पहले उसमें n की वैल्यू निकालिए, l की वैल्यू निकालिए, और फिर ml की वैल्यू निकालिए। आपको पता है ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है -L2 + L। इसी तरीके से आप क्या कीजिए 3p में भी कर लीजिए, आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे 3px 3py 3pz। ऐसे ही 3d में कर लीजिए, l की वैल्यू 2, ml की वैल्यू क्या होगी -2 से +2, 5 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे ये 3d(x²-y², 3d(y_z), xy, zx एंड 3d(z²). और इनको काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 ऑर्बिटल्स। ऐसे इन्होंने हमने क्या किया टोटल ऑर्बिटल्स को काउंट किया है, और हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे n² = टोटल नंबर ऑफ क्या है ऑर्बिटल्स, हमारे पास आ जाते थे n² करने से। तो आज की क्लास में हमने आज कंप्लीट किए हमारे क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या होता है डिफरेंस होता है, और फर्दर फिर आगे स्टडी करेंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ, जिनमें शामिल है हमारा ऑफ बोर प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। तो तब तक आप वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।